नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का हम लोग पढ़ चुके हैं 3 प्रकार से विभाजन किए थे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे और रूप के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और उसके बाद कालवाचक है, और उसके बाद क्या है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक और कालवाचक और परिमाणवाचक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सभी लोग हेडिंग डालिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध होता है, क्रिया की रीति का बोध होता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध होता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। ठीक है, इसके भी गुणवाचक विशेषण की तरह इनकी भी संख्या अनंत है। ठीक है, लिख लीजिए इसी में, गुणवाचक विशेषण की तरह इनकी संख्या अनंत है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की तरह इनकी संख्या भी अनंत है। जैसे बात की जाए तो लिखिए, जैसे धीरे धीरे अचानक फटाफट हाँ नहीं, तेज निसंदेह अवश्य आदि। ठीक है, तो जैसे हो गया धीरे धीरे, अचानक हो गया, फटाफट हो गया, हाँ नहीं, तेज, निसंदेह, अवश्य आदि। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की रीति का बोध कराए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, और गुणवाचक विशेषण की तरह इनकी भी संख्या अनंत होती है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ नहीं, तेज, निसंदेह, अवश्य आदि। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा विशेषण कौन सा है? ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए सभी लोग।
इसका एग्जाम्पल लिखिए, इसके बाद हम बताते हैं कि इसका डिसाइड कैसे करेंगे। ठीक है सभी लोग इसका लिखिए उदाहरण लिखते हैं। लिखिए सभी लोग उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, रात को अचानक बारिश होने लगी। रात को अचानक बारिश होने लगी। रात को अचानक बारिश होने लगी। दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो लड़का धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो तीसरा लिखिए, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात की जाए तो लिखिए, अगला एग्जाम्पल लिखिए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। गांव वालों ने मिलकर यह कार्य पूरा किया। ठीक है, और अगले एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए सभी लोग। अगला एग्जाम्पल लिखिए, अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है। अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है। अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए, रात को अचानक बारिश होने लगी। कैसे बारिश होने लगी? अचानक बारिश होने लगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। लड़का कैसे चल रहा है? तो लड़का धीरे धीरे चल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें कैसे बिक रही हैं? तो धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है, गांव वालों ने मिलकर यह कार्य पूरा किया। तो गांव वालों ने कैसे कार्य पूरा किया? तो मिलकर कार्य पूरा किया। तो हमारा मिलकर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है, अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है। तो यहाँ से अरविंद कैसे सुनता है? तो अरविंद ध्यान पूर्वक सुनता है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी समाप्त। ठीक है अब हम सभी लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, आप सभी लोग डिनोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है, देखिए। तो सबसे पहले तक क्या था, लिख लीजिए सभी लोग। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर दो क्या था? ये किसके भेद हैं? सब किसके हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद हैं। ठीक है, और क्रिया विशेषण के भेद तो हैं, लेकिन किसके आधार पे हैं? तो किसके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? अर्थ के आधार पर हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर हैं क्रिया विशेषण के भेद।
तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद तीसरा उसका टाइप क्या था, तो हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगला क्या था, तो चौथा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों पार्ट, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का ट्रिक कैसे है, देखिए ट्रिक लिख लीजिए सभी लोग, इसका ट्रिक है कैसे पहचानेंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम प्रश्न करेंगे कैसे से, ठीक है, कैसे। तो अभी एग्जाम्पल क्या था, रात को अचानक बारिश होने लगी, तो रात को कैसे बारिश होने लगी, तो आंसर निकल के आएगा अचानक। अगर उसका आंसर कैसे से मिल रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो कालवाचक क्रिया विशेषण का डिसाइड हम करेंगे, इसका प्रश्न हम करेंगे कब से। ठीक है, तो पूछा जाएगा रात को कब बारिश होने लगी, तो उसमें बताया जाएगा जब आंसर उसका मिल जाएगा कि रात को शाम को बारिश होने लगी, रात को बारिश होने लगी, सुबह को बारिश होने लगी, तो ये हमारा समय निकल कर आएगा। जब कब से प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल जाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे कितना से। ठीक है, कितना से, राम ने कितना खाना खाया और राम ने कितना चावल लिया, 5 किलो 4 किलो, या राम ने कितने कपड़े खरीदे, तो कितना से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल जाता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात की जाए स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, तो इसको प्रश्न करेंगे हम कहाँ से, कहाँ से। ठीक है, राम कहाँ गया है, आगरा गया है, दिल्ली गया है, कहाँ गया है। अगर कहाँ से प्रश्न करने पर उसका आंसर मिल जाता है तो वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता कैसे से करेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता कब से प्रश्न करने से करेंगे, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता कितना से प्रश्न करने पर करेंगे, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता हम कहाँ से प्रश्न करने पर करेंगे। अगर इसका आंसर मिल जाता है तो रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया समाप्त, क्रिया विशेषण हमारा आज हो गया ये समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब अव्यय का आज दूसरा पार्ट पढ़िए, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय के कितने पार्ट थे, तो अव्यय के कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो हम क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, संबंध बोधक अव्यय। तो सभी लोग हेडिंग डाल लिए हैं, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है उसके बारे में लिखिए, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा
तथा सर्वनाम शब्दों के बाद, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग होकर उनके बीच संबंध स्थापित करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय क्या परिभाषा क्या हुआ? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग होकर उनके बीच संबंध स्थापित करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखें हम, जैसे हो जाएगा, जैसे लिखिए कौन कौन से शब्द वो होंगे, जैसे ऊपर, नीचे, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पीछे हो गया, बाहर हो गया, भीतर हो गया, बिना हो गया, भरोसे हो गया, क्या हो गया? भरोसे हो गया, भर हो गया, भरोसे हो गया, भर हो गया, सहित हो गया, निकट हो गया, क्या हो गया? निकट हो गया, आगे हो गया, पास हो गया, ठीक है, पश्चात हो गया, और आदि। ठीक है, तो ये हो गया जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, भर, सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात आदि। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, ये तो स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, निकट, आगे, पीछे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लग रहा है इससे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रयुक्त होंगे संज्ञा तथा सर्वनाम के बाद। ठीक है, और क्रिया विशेषण में ये इनका प्रयोग होता था क्रिया के पहले। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग होगा संज्ञा तथा सर्वनाम के बाद। तो सभी लोग लिखिए उदाहरण इसका। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयोग होकर उनके बीच संबंध स्थापित करें, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो सभी लोग लिखिए इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल है जैसे अभय छत पर खड़ा है। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, अभय छत पर खड़ा है। अभय छत पर खड़ा है। अभय छत पर खड़ा है। तो कौन छत पर खड़ा है? तो अभय छत पर खड़ा है। अभय हमारा क्या हो जाएगा? अभय हमारा हो जाएगा, अभय हमारा है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो यहाँ से अभय हो जाएगा संज्ञा, और संज्ञा के बाद प्रयोग हुआ है छत पर। ठीक है, तो कहाँ पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? छत हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और पर हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा संबंध स्थापित कर रहा है। किस पर खड़ा है? तो छत पर खड़ा है। ठीक है, किस पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। तो यहाँ पर हमारा पर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है। श्वेता
पेड़ के नीचे बैठी है। श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है। तो श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है, तो किसके नीचे बैठी है? पेड़ के नीचे बैठी है। पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ हमारा हो जाएगा संज्ञा। और नीचे बैठी है, कहाँ बैठी है? नीचे बैठी है। नीचे हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो पेड़ के नीचे बैठना ही संबंध उसका स्थापित कर रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, बात की जाए तीसरे एग्जाम्पल की, तो लिखिए सभी लोग तीसरा एग्जाम्पल है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? रात हमारा क्या है? तो रात हमारी संज्ञा है, और भर क्या है? भर उसमें संबंध स्थापित कर रहा है। तो भर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध स्थापित कर रहा है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप रात भर जागेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो यह क्या कह रहा है? रात भर, तो भर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंध स्थापित करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो रात भर जागते हैं ना, शादी विवाह में जाते हैं। आगे देखिए, ये हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय, और संबंध बोधक अव्यय के अब लिखिए आगे भेद। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालिए, संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के, तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक अव्यय के भेद पहले सबसे पहले लिख लीजिए, कितने भेद होते हैं? तो पहले इधर लिखिए, संबंध बोधक अव्यय के भेद। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक अव्यय के विभाजन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? तो इसका विभाजन हम कर सकते हैं 3 प्रकार से। और 3 प्रकार से कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले है अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। इसके बाद है प्रयोग के आधार पे। क्या है? प्रयोग के आधार पे। उसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे। तो संबंध बोधक अव्यय का हम 3 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। 3 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले है अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पे। अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं? तो 13 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 13 भेद। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पे 2 भेद होते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे 13 भेद, और प्रयोग के आधार पर 2 भेद, और व्युत्पत्ति के आधार पे 2 भेद होते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए, अर्थ के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? तो 13 भेद होते हैं। अब ये भेद कौन कौन से होते हैं? सभी लोग हेडिंग डाल के लिखिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, अर्थ के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद 13 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखिए सभी लोग। सबसे पहला है स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक। दूसरा है कालवाचक। दूसरा है कालवाचक। और तीसरा है दिशावाचक। क्या है?
वाचक, तीसरा है दिशावाचक और चौथा हमारा है साधनवाचक। साधनवाचक क्या है? साधनवाचक। और पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है हेतुवाचक। हेतुवाचक। छठा क्या है? तो छठा है विरोधवाचक। छठवां क्या है? विरोधवाचक। ठीक है, छठवां हो गया विरोधवाचक। और सातवां भेद क्या है? तो संघर्षवाचक। सातवां है संघर्षवाचक। ठीक है। और आठवां क्या है? तो आठवां है तुलनावाचक। संग्रहवाचक है। आठवां है तुलनावाचक और नौवां है साहचर्यवाचक। नौवां क्या है? साहचर्यवाचक। और नौवां क्या हो जाएगा? साहचर्यवाचक। दसवां है विषयवाचक। दसवां है विषयवाचक। दसवां क्या है? विषयवाचक है। ग्यारहवां है आपका विनिमयवाचक। और बारहवां है व्यतिरेकवाचक। और तेरहवां है सादृश्यवाचक। तेरहवां क्या है? तो तेरहवां लिख लीजिए सादृश्यवाचक। ठीक है, ये हमारे हो गए 13 भेद। तो अर्थ के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 दिशावाचक, नंबर 4 साधनवाचक, नंबर 5 हेतुवाचक और नंबर 6 है विरोधवाचक, नंबर 7 है संग्रहवाचक है, नंबर 8 है तुलनावाचक, नंबर 9 है साहचर्यवाचक और नंबर 10 है विषयवाचक, नंबर 11 है विनिमयवाचक, नंबर 12 है व्यतिरेकवाचक और नंबर 13 है सादृश्यवाचक। ये हमारे हो गए 13 भेद। किसके हैं? अर्थ के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद हो गए। ठीक है, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लिखिए, हेडिंग लिखिए प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए प्रयोग के आधार पे। अगली हेडिंग डालिए प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। तो सभी लोग लिख लीजिए प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। और वो 2 भेद कौन कौन से हैं? तो लिखिए दोनों भेद। संबंध लिखिए, पहला भेद है संबंध बोधक अव्यय। एक है संबंध, पहला है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। तो पहला भेद है प्रयोग के आधार पे संबंध बोधक अव्यय के भेद। 2 भेद होते हैं।
संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है अनुबद्ध है। सॉरी बोल ही नहीं मिल रहा है। अनुबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो प्रकार प्रयोग के आधार पे। अब इसके बाद लिखिए व्युत्पत्ति के आधार पर दो भेद। लिखिए व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय के भेद, अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लिखिए नंबर एक लिखिए। नंबर एक है मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक, मूल संबंध बोधक अव्यय, मूल संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा है यौगिक, यौगिक संबंध, यौगिक संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूल संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ये हमारा आज समाप्त हो गया संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर 13 भेद और प्रयोग के आधार पर 2 भेद और व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद। कल हमारा संबंध बोधक अव्यय समाप्त हो जाएगा और हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।